कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लस पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण बनने वाले MCQ को। तो उसी क्रम में आज हम फिर से एक बार एक नए टॉपिक को लेकर के आए। इसके पहले हम लोगों ने रिवर सिस्टम में, नदी तंत्र में हमने गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से देखा था और उसकी जो कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उसको भी हमने अच्छे से देखा था। उसमें भी कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे कुछ प्रमुख शहर हैं और कौन सी नदी किस स्थान पर मिलती है। तो जब सारे रिवर सिस्टम को हम कर लेंगे तो प्रमुख शहर किस नदी पर स्थित है इनका एक अलग से वीडियो बना करके हम अलग से कर देंगे, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं उसमें एक साथ बता करके उसको कंफ्यूज करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उसको छोड़ करके। अब जैसे गंगा नदी हमने पढ़ लिया, तो सिंधु रिवर हो गया और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा हो गया, और दक्षिण भारत की जो प्रमुख महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, इन सबको आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का उत्तर देंगे। तो आइए आज पहला स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आज देखते हैं सिंधु रिवर तंत्र को। सिंधु रिवर तंत्र को अगर हम देखें तो एक सेकंड रुकिएगा। सिंधु रिवर तंत्र को अगर हम देखें तो सिंधु रिवर, किसी भी रिवर तंत्र को अगर हम देखेंगे, जैसे इसके पहले वाला देखा था, तो उस रिवर तंत्र में हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, मतलब उसका उसका उद्गम कहाँ से है। ठीक, कहाँ से वो नदी निकल रही है, तो पहली चीज तो ये देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे कि कोई भी नदी कहाँ पर गिर रही है। ठीक है, कहाँ पर जो है वो गिर रही है, ये चीज हम देखेंगे। मतलब कौन सी नदी में जाकर के किस किस पूरब में, पश्चिम में, और कहाँ पर जाकर के अपने जल को क्या कर रही है, विथड्रॉ कर रही है या अपने जल को मिला रही है। तो एक चीज यह देख लेंगे, और किन किन राज्यों से होकर के ये गुजर रही है, एक तो यह देखेंगे किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। राज्यों से होकर गुजर रही, तो किसी भी नदी तंत्र को सबसे समझना है तो पहले हमको इस तीन बेसिक चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक, अब उसके आगे वाले में वीडियो मैंने बताया कि उस नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित है और कौन नदी किस स्थान पर जाकर के उसकी सहायक नदी मिल रही है, इस चीज को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए, जैसे आज हम सिंधु रिवर तंत्र को ले रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसका उद्गम कहाँ से होगा। इसका उद्गम स्थल देखिए हमने यहाँ बना रखा है सिंधु रिवर तंत्र का। यह है बोखरचू हिमनद, इसका नाम है इसी भाषा में, चूंकि तिब्बतियन लैंग्वेज है तो इसको आप याद रखिएगा। बोखरचू हिमनद कहाँ पड़ता है, ये तिब्बत में पड़ता है। ठीक, तिब्बत रीजन में पड़ता है ये। अब ये चूंकि चाइना के अंडर में है, ठीक, लेकिन तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत का पठार है, आप सबको पता है, हमने पढ़ाया भी था पहले जब पढ़ा रहा था। तो बोखरचू हिमनद है, यहीं से ये नदी निकलती है। और भारत में ये देखिए, भारत का मैप यहाँ से पूरा करेंगे आप इस तरीके से, तो ये भारत का सिस्टम हो गया। और भारत में लद्दाख वाले रीजन से प्रवेश करते हुए और ऊपर से होते हुए आपका कहाँ प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक, और पाकिस्तान रीजन में प्रवेश करती है। फिर इसकी इसकी और जो 5 नदियां हैं जो उत्तर भारत के जो राज्यों से बहती है, जैसे आपका हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, और आपका इधर देख लीजिए जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया। तो इनमें से और कौन कौन नदियां बहती हैं, तो इसी की जो सहायक नदियां देखिए, इसमें सबसे लंबी नदी इसकी जो है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, वो यहाँ पर आपका उत्तर भारत की सबसे नदी कौन सी है, चेनाब नदी। ठीक, अब ये चेनाब नदी में ही आकर के ये देखिए, ये जो इंडस रिवर यहाँ है और ये चेनाब रिवर आकर के मिलती है, तो इसी में इंडस रिवर आके इधर से मिल जाती है। और उसके बाद एक रिवर आकर के देखिए यहाँ से चेनाब नदी हो गई, और ये देखिए झेलम चेनाब में आके मिल रही है, मतलब झेलम झेलम नदी जो है चेनाब की सहायक नदी है। उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे, देखिए रावी, तो रावी रिवर भी आकर के देखिए इस तरीके से कहाँ कहाँ पे मिल रही है, चेनाब में ही मिल रही है। फिर देखिए एक सतलज रिवर है जो आपका चेनाब की सहायक नदी है। इसका मतलब है कि ये सारी नदियां जो है चेनाब की सहायक नदी है। ठीक, अब इसमें हम एक और चीज देखेंगे कि यहाँ पर एक और रिवर है जो सतलज है। सतलज रिवर को अगर आप देखिए तो इसका भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। कहाँ पर, यही तिब्बत में ही है, मानसरोवर, यहीं पे एक राकस ताल झील पड़ता है।
राकस ताल, राकस ताल सरोवर पड़ता है, ठीक है, सरोवर, राकस ताल सरोवर पड़ता है। इसी के पास मानसरोवर झील है, मानसरोवर की यात्रा करने लोग जाते भी हैं तो आप सुने भी होंगे। यही मानसरोवर के पास से, चूंकि ग्लेशियर है, इसी मानसरोवर के पास से हमारी एक सतलज नदी निकलती है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत की सभी सीढ़ियों को काटते हुए बहती है। तो सभी सीढ़ियों को मतलब कि जो मैंने बताया था आपका, जैसे लद्दाख, जास्कर, ठीक है, मतलब मध्य हिमालय हो गया, और आपका शिवालिक हिमालय हो गया, फिर आपका महान हिमालय हो गया। तो तीनों जो श्रेणियां जो भारत में पाई जाती हैं, इन तीनों श्रेणियों को काट करके, यहीं पर हमने जब पढ़ा रहे थे कि यहाँ पर आपका काराकोरम दर्रा है, यहाँ से आपका अ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक, यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक, और ये प्रवेश करते हुए आकर के ये किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक। इसका भी उद्गम आपका हो गया कहाँ पर, तिब्बत में ही, मानसरोवर झील के पास से। तो दो नदियों को हमने देखा जो कि अपना जल कहाँ गिरा रही है, अरब सागर में। ये जहाँ पे जल गिरेगा नीचे आकर के, तो ये अपना जल कहाँ गिराएंगे, अरब सागर में, ठीक, अरब सागर में अपना जल गिरा रही है। अभी हम आगे जब स्लाइड्स में देखेंगे तो एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसको भी हम देखेंगे कि यहीं के इसी के पास से वो भी निकलती है, तभी हम उसको देखेंगे। तो वहां देखेंगे, पहले हम इन 5 नदियों को क्लियर करेंगे कि हमने सबसे ऊपर नदी का क्रम देखा, कभी कभी नदियों का क्रम लगाने के लिए आता, इंडस को देख लिया, फिर झेलम को देख लिया, फिर देखिए चिनाब को देख लिया, फिर हमने देखा रावी को देख लिया, और एक छोटी सी नदी है ब्यास, जिसका उद्गम भारत में ही होता है, ठीक है। और ये देखिए ब्यास रिवर हो गया, और यहीं से एक रिवर हमने जो देखा सतलज, सतलज की ये सहायक नदी हो गई, ठीक। तो ये सतलज रिवर हो गया, यहाँ पे देखिए। अब उसके बाद अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट स्लाइड मेरा, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी नदी का, जो ब्रह्मपुत्र नदी को हम बता रहे थे, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अगर हम देख रहे हैं तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी एक ग्लेशियर से निकलती है। वो ग्लेशियर कौन सा है, तो इसका नाम है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। इसको अगर हिंदी में यहाँ लिखे हम, देखिए ये चोमा युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ये निकलती है, ये देखिए यहाँ से रिवर निकलती है। और यहीं पर एक पर्वत है, जब हम पढ़ा रहे थे, इसका नाम है नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, ठीक, नामचा बरवा पर्वत। यही नामचा बरवा पर्वत से भारत में क्या करती है, मैदानी भागों में यहाँ से देखिए प्रवेश करती है। पहले यहाँ पे नामचा बरवा प्रवेश अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम के मैदानी भागों में क्या करती है, प्रवेश करती है। प्रवेश करते हुए ये असम होते हुए देखिए, ये फिर यहाँ से आपका बांग्लादेश में होते हुए, और फिर इधर से गंगा आती है, आप सबको पता है, फिर इससे मिल करके अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसका उद्गम स्थल हमने देख लिया, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक। और इसको देखिए, जब चीन में रहता है तो इसका नाम सांगपो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांगपो रिवर। इसी का नाम एक चीन में, मतलब तिब्बत वाले रीजन में इसका नाम है सांगपो रिवर। अगर ये भारत में जब प्रवेश कर जाती है तो इसी का नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये चीज को याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सांगपो रिवर कहाँ पर या किस नदी का नाम है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में हमने क्या बताने का प्रयास किया है कि जब दो दो नदियां जब मिलती हैं तो देखिए कहाँ पे अपना जल गिराई है। ये देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी का हमने उद्गम स्थल बहुत अच्छे से बताया है, ठीक। गंगोत्री से ये देखिए निकलती है, और इस तरीके से ये देखिए पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये हो गया। और ब्रह्मपुत्रा को हमने देखिए देखिए यारलुंग सांगपो या सांगपो नदी बोलते हैं, और ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम के मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए ये देखिए यहाँ पर आकर के यमुना नाम से क्या करती है, जमुना के नाम से क्या करती है, जो पद्मा है इसमें मिल जाती है, ठीक। इधर से एक रिवर आती है मेघना, फिर ये मेघना के नाम से अपना जल क्या करती है, मेघना आकर के मिलती है, फिर इसके बाद थोड़ा दूर इसका नाम मेघना रहता है, और उसके बाद फिर पद्मा के नाम से क्या करती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। और इसी असम में इसी में एक बहुत बड़ा द्वीप है, जो हमने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसका नाम है माजुली द्वीप है। ये भी आप पढ़े होंगे जब हमने इसके पहले डिस्कस किया था। तो ये दो रिवर तंत्र को हमने देखा, गंगा को और ब्रह्मपुत्रा का मिलन स्थल कहाँ है और कैसे अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है, ठीक। अब उसके बाद देखिए जरा सा ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब उसके बाद देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जो भारत के प्रमुख दोआब रीजन है, दोआब क्या होता है पहले ये समझिए। तो दो मतलब कि दो, आब मतलब होता है क्षेत्र, मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये देखिए ये जो रीजन हो गया, दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं दोआब।
तो उसके बीच में जो प्लेन्स होते हैं, क्योंकि जब नदियां बहेंगी तो बाढ़ आएंगी, सेडिमेंट्स आएंगे, और अपने सेडिमेंट्स को क्या करेंगे, जब बाढ़ का पानी चला जाएगा तो क्या करेंगे, मैदानी इलाकों में वो छोड़ेंगे, छोड़ते हुए फिर वहां पे मैदान प्लेन्स बन जाते हैं, तो उन्हीं को हम दोआब बोलते हैं। तो भारत में इस तरह से देखिए कुछ महत्वपूर्ण दोआब है। देखिए एक दोआब यहाँ पर सिंध सागर का दोआब बोलते हैं, दूसरा चीज चाज या चीज का दोआब बोलते हैं, तीसरा देखिए रचना दोआब बोलते हैं, और चौथा दोआब देखेंगे बारी दोआब, और पांचवा देखेंगे बिष्ट दोआब। ठीक, तो इतने हमने 5 तरह के दोआब, कितना, 1 2 3 4 5, 5 दोआब को अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी भी किसी भी तरह से दोआब पूछे मिलान करने के लिए देगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए सबसे ऊपर से हम पहले देखते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि सबसे ऊपर कौन सी नदी बह रही है, सबसे ऊपर आपकी सिंधु नदी बह रही है। तो सिंधु नदी, और सिंधु के बाद कौन सा नदी बहती है, झेलम नदी। तो ये सिंधु नदी हो गई, ये हो गई झेलम नदी। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो हो गया उसे सिंध सागर का दोआब बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरा देखिए, जब ये सिंधु हो गया, झेलम हो गया, झेलम के नीचे कौन सी नदी बहती है, चिनाब। हमने आपको क्रम बताया कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, यही क्रम है, आप इसको याद रखिएगा, ऊपर से नीचे क्रम। ठीक, तो जब हमने सिंधु और झेलम को देख लिया, झेलम और चिनाब के बीच का जो द्वाब है उसको बोलते हैं चीज द्वाब या चाज द्वाब, कभी ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट द्वाब। तो जब सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, और ये देखिए रावी है, तो चिनाब और रावी के बीच का जो होता है उसको बोलते हैं रचना द्वाब। तो चिनाब और रावी के बीच का हो गया रचना द्वाब। अब उसके नीचे चलिए, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। अब देखिए यहाँ पर एक हमने बताया था कि एक छोटी सी नदी है जो भारत से निकलती है, और ये है आपका कौन सी नदी, ब्यास नदी। ठीक, अब इस ब्यास नदी और इसके नीचे एक कौन सी नदी है, सतलज नदी, ये हमने देखा। तो ब्यास और सतलज की नदी के बीच के द्वाब को जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बिष्ट द्वाब बोलते हैं। ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं बिष्ट का द्वाब, बिष्ट का क्षेत्र। ठीक, और ये नदी, क्योंकि सतलज नदी जब इससे मिल जाती है तो यहाँ से ये आगे बढ़ जाती है। ठीक, ये आगे बढ़ जाती है, ये आगे बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे तो फिर उसके बाद एक प्लेन्स आपको मिलेगा, किसका, ये रावी रिवर और सतलज रिवर। तो रावी और सतलज की जो रिवर होगा उसके द्वाब को क्या बोलते हैं, बारी द्वाब। तो ये पांचों द्वाब हमने अच्छे से बताया। अब इससे अगर संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मिलाने के लिए जनरली आता है, तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, और ये हमने द्वाब देख लिया। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अब ये हमने उत्तर भारत की जो प्रमुख नदी तंत्र था उसको हमने देखा, क्योंकि गंगा पहले देख लिया था, आज हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखा, और ब्रह्मपुत्रा नदी को देखा। अब देखिए कुछ जो प्रमुख उसकी सहायक नदियां हैं उसके उद्गम को हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब हम इसका क्लास लेंगे अलग से तब एक एक नदियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाना है और एग्जाम भी है, तो इसलिए हम जो भी मेन चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती है उसको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसी तरह दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदी तंत्र है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी नदी ऐसी है जो अपना जल पश्चिम में गिराती है, और कौन सी नदी ऐसा है जो अपना जल कहाँ, पूरब में। तो पूरब में क्या है, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी, आप सभी लोगों को पता है ये बंगाल की खाड़ी। और इधर इधर क्या है, ये है अरब की खाड़ी, अरब की खाड़ी। ठीक है, तो अब और एक चीज यहाँ समझिए, और कि जो पूरब साइड में अपना जल गिराती है, जितनी भी नदियां पूरब में जल गिराएंगी वो यहाँ पर क्या बनाएंगी, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है इसको समझाएंगे। अब देखिए, जो पश्चिम में अपना जितनी भी नदियां, जैसे नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, जो नदियां अपना जल पश्चिम में गिराती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी। अब एस्चुरी क्या होता है ये भी हम बताएंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप नदियों को देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक नदी है अमरकंटक से निकलती है, इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। और ये देखिए यहाँ पर अपना क्या करती है, खंबाती खाड़ी है, यहाँ अपना जल क्या करती है, गिरा देती है। तो ये अमरकंटक से नर्मदा नदी, इसके उत्तर साइड में देखेंगे तो एक पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी। इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी, ये सतपुड़ा रीजन। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य रीजन के बीच से भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी नदी क्या होती है, हमने बताया था कि जब इधर से भी पर्वत, इधर से भी पर्वत, और बीच में अगर पर्वत धस गई है, और जब जो ये धसान वाला रीजन हो गया और यहाँ से जब नदी निकलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी बोल देते हैं, या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी हो गई। तो ये चीज हमने यहाँ से देखा। अब देखिए इसके दक्षिण में अगर हम देखेंगे नर्मदा के, तो यहाँ पे एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में एक स्थान पाया था मुलतई। ठीक है, मुलतई एक पठारी रीजन है, बहुत ऊंचा नहीं है, पठारी रीजन से ये नदी निकलती है। ताप्ती नदी छोटी नदी है, और ये अभी अपना जल कहाँ पे,
यहीं पर आपका खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। ये भी देखिए, मतलब ये 2 नदियाँ हमने देखा जो पश्चिम में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। अब आइए ज़रा पूरब साइड में गिराने वाली नदियों को ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले एक देखते हैं, यहाँ से एक नदी है महानदी, ओडिशा की बहुत ही फेमस नदी है, आप सब लोगों को पता होगा। ये छत्तीसगढ़ में एक पठार है, सिहावा का पठार। इसी पठार से अपना जल लेती है और आकर के कहाँ गिराती है? ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये चीज़ देखा। अब दूसरी महत्वपूर्ण नदी देखिए, दूसरी नदी है गोदावरी नदी, ठीक? गोदावरी नदी अपना कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में, ये देखिए, आप महाराष्ट्र लिखिएगा। महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है? त्र्यंबकेश्वर लोग घूमने भी जाते हैं, पर्यटन स्थल भी है। तो त्र्यंबकेश्वर में, यहीं पे एक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है और यहीं से एक नदी निकलती है गोदावरी, और इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी बोलते हैं। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा अगर पूछे, क्या बोले? दक्षिण दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, ये ध्यान रखिएगा, गंगा नहीं, बूढ़ी गंगा अगर पूछे, बूढ़ी गंगा पूछे तो कौन नदी हो जाएगा? ये गोदावरी रीजन, गोदावरी नदी, गोदावरी, ठीक। और अगर दक्षिण भारत की पवित्र नदी पूछे, क्या पूछे? दक्षिण भारत की पवित्र नदी, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की पवित्र नदी, अगर पवित्र नदी पूछता है तो पवित्र नदी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कावेरी नदी, कावेरी, ठीक। तो अब इसके नीचे देखिए, त्र्यंबकेश्वर से हमने देख लिया गोदावरी रीजन को, गोदावरी नदी को हमने देख लिया कि ये आकर के पूरब साइड में अपना नल कहाँ पे गिराती है? ये, ठीक। अब एक नदी हम देखेंगे महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन नदी? इसका नाम है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी भी अपना जल कहाँ पे गिराएगी? तो अपना नदी अपना जल गिराएगी कहाँ पर? अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये अरब सागर का रीजन है, और ऐसे बोलेंगे तो बंगाल खाड़ी, तो बंगाल खाड़ी में अपना अपना जल गिराती है। इसके नीचे आएंगे तो एक और महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी अपना जल कहाँ से गिराती है? एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, इसी ब्रह्मगिरी की चोटी से अपना जल लेकर के आकर के अरब सागर में अपना गिराती है। और एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रह्मगिरी से जो नदी निकलती है कावेरी नदी, कितने राज्यों से होकर के बहती है? क्योंकि इसमें हमेशा आपस में डिस्प्यूट बना रहता है। तो जरा सा एक मिनट इरेज करते हैं, ये आपस में इनका डिस्प्यूट बना रहता है, इसलिए कभी कभी पूछ लेता है। तो किससे? तो जब ब्रह्मगिरी से ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? तो ब्रह्मगिरी जो पर्वत श्रेणी है वो है हमारा कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में है। तो कर्नाटका से तो निकलेगी ही। अब उसके बाद देखिए, कर्नाटका से तो निकलेगी ही, एक सेकेंड, हाँ, कर्नाटका से तो निकलेगी ही। और कर्नाटका से निकलने के बाद, कर्नाटका से निकलने के बाद देखिए इधर तमिलनाडु, ये कर्नाटका हो गया, तो एक राज्य हो गया कर्नाटका, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया केरला, केरला हो गया, केरला हो गया, और चौथा राज्य क्या हो गया? पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी। तो 4 राज्यों में ये नदी बहती है, कौन सी? कावेरी नदी। और ये आपस में इनका विवाद भी रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कितने राज्यों से कभी पूछे तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियों को हम अलग चैप्टर्स में या अलग बताएंगे ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको हम यहाँ पे बस देख रहे हैं, ठीक है। और अरब सागर में ये बंगाल खाड़ी में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी पेन्नार नदी भी है, एक पलार नदी भी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सारी महत्वपूर्ण नदियों को हमने देखा। अब आइए कुछ क्वेश्चन को जरा सा देखा जाए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हल किया जाए और उतना काम कर लिया जाए जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। बाकी जब डिटेल में हम नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो एक एक नदियों को बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे फिर वहां पे पकड़ के। अब देखिए, भारत में जो यारलुंग सांगपो नदी है, अभी हमने इसको बताया था कि यारलुंग जांगबो नदी किसका नाम है? इसी का तो नाम ब्रह्मपुत्रा है, इसी का नाम ब्रह्मपुत्रा है। इसी को हमने बताया भी कि किस ग्लेशियर से निकलती है, चोंगा युंगलुंग ग्लेशियर, अभी हमने बताया कहाँ पे था, तिब्बत में था, सारा कुछ यहाँ पे हमने मैप भी लगा लिया। ये देखिए यारलुंग सांगबो नदी है, इसी को सांगबो बुलाया जाता है और भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा नाम से बोलते हैं। और आकर के पद्मा से, पद्मा किसका नाम है? गंगा का नाम है, जब इसमें प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और यही पद्मा के नाम से फिर क्या करती है? अपना जल बंगाल खाड़ी में गिरा देती है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या करा, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता किसी भी रिवर तंत्र से आपका क्वेश्चन कभी छूटने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है, तो हमने बहुत अच्छे से देखा था कि मानसरोवर झील के पास, अभी हमने कहा था कि यहीं पे एक चोमा युंगलुंग ग्लेशियर है, तो यही देखिए हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है कि चोमा युंगलुंग ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर से यारलुंग सांगपो, या इसी को शॉर्ट में शांगपो रिवर बोला जाता है, शांगपो रिवर बोला जाता है, जो कि भारत में नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत है,
नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में यहीं से प्रवेश करती है और असम के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहीं पे एक नदी द्वीप है, इसका नाम माजुली है, ये भी हमने बताया। ठीक, और बाकी कहानी आप जान रहे हैं। तो कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्रा। अब यहीं से दो नदियां और निकलेंगी। एक नदी निकलेंगी यहीं पे सतलज नदी, और एक नदी निकलेगी कौन सी? सिंधु नदी। तो उसको भी हम आगे देखेंगे अच्छे से। अब देखिए, अब मानस नदी। तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है हमारी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसकी अगर हम सुबनसिरी नदी को देख ले, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से एक रिवर आता है, इधर से लोहित आता है। ठीक है, लोहित आता है, और इधर से आपका एक मानस रिवर आता है, मानस रिवर आता है। तो ये सारी रिवर किसके हैं? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सहायक नदियों को भी हम अगले सेशन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, मानस रिवर को आप जान लीजिए किसकी सहायक नदी हो गई? ब्रह्मपुत्रा की। और आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र, यहाँ ब्रह्मपुत्र बना लीजिएगा इसको, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर हम तिब्बत में बात करेंगे तो इसी को हम क्या बोल रहे थे? शांगपो नाम से। ठीक, यारलुंग शांगपो बोल दे तब भी, और अगर सांगपो बोल दे तब भी। तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब आज का पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन को जरा लगाने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? तो अभी हमने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी अब तिब्बत से जब बह रही है, तो तिब्बत से होते हुए भाई प्रवेश कर गई कहाँ? भारत में, नामचा बरवा पर्वत से। फिर उसके बाद ऐसे होकर के कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश की, और यहीं से बंगाल खाड़ी में गिरा दिया। तो तीन ही इसमें जो है देखा जाए तो हमको देश देखने को मिला। कौन कौन? तिब्बत, जो कि अभी चीन के अंडर में भी है, तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा? ए। तो सारा क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैप बहुत अच्छे से हमने हर जगह देखिए यहाँ पे भी लगाया है, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए छठवां नंबर क्या कर रहा है, इसको जरा आप लोग लगाने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? लगभग एक ही है मतलब कि देखिए, जैसे एक एक बड़ा सा जो है एरिया, जैसे पठारी मैदान तो आपका हो गया, जैसे तिब्बत में जो पामीर का पठार है, अब उस पामीर की पठार पे अलग अलग स्रोत है, अलग अलग सोर्स है। जैसे टोमायुंगलुंग ग्लेशियर है, राकस ताल है, मानसरोवर है। तो अलग अलग ग्लेशियर है, अलग अलग स्रोत है, तो वहां से अलग अलग नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका देखिए एक नदी निकल रही है यहाँ से, ये राकस ताल से, ये चोंगमांगलुंग ग्लेशियर से। ठीक है, और यहीं पर आपका मानसरोवर वाला एरिया है, तो वहां से आपका ये नदी निकल रही। तो अगर आप देखेंगे तीन नदियों का सोर्स एक ही जगह से है। किसका किसका? एक तो आपका हो गया सिंधु नदी तंत्र, ठीक, और एक हो गया आपका सतलज नदी हमने देखा था, जो भारत की तीनों पर्वत श्रेणियों को काटते हुए बहती है। सतलज नदी को देखा, और हमने एक देखा था जो पूरब की तरफ बहने वाली नदी है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अगर हम यहाँ पे देखिए कौन ऑप्शन दिया है, तो इसमें चूंकि दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र और सॉरी गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र चूंकि पूरब की तरफ और सिंधु नदी तंत्र पश्चिम की तरफ, दोनों अलग अलग खाड़ियों में अपना जल गिराती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आज का सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों काटती है? तो ये बार बार मैं क्वेश्चन बताते चला आ रहा था, इसका आंसर आपको पता होगा कि सतलज नदी। ठीक, आइए जरा आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या कह रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो हमने ये कहा था कि ये भारत है और ये बंगाल खाड़ी है, तो कौन सी नदी यहाँ पर गिर रही है? ये देख लीजिए, हमने कहा था गंगा नदी ऐसे आकर के अपना जल ऐसे गिराती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आकर के इसमें मिली जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी। अब देखिए गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी भी हमने बताया था, गोदावरी नदी अपना रिवर ऐसे गिराती है, तो इसका मतलब कि पूरब साइड में गिराती है। ठीक है, तो ये चीज ठीक है। करा कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। इसमें क्या दिया है? महानदी दिया है, महानदी उड़ीसा में, और कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने आपको बताया था कि महानदी के बाद हमने कृष्णा बताया, फिर कावेरी बताया, तो ये नदियां भी अपना दल कहाँ गिरा रही हैं? सभी नदियां बंगाल खाड़ी में। इसका मतलब यह भी सही है। अब देखिए नर्मदा भी हमने आपको बताया था कि ये अपना जल कहाँ गिराती है? पश्चिम साइड में गिराती है। कहाँ पर? यहाँ पर खंबाती खाड़ी में। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाएगा और ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है और सभी नदियों को अच्छे से देखे हैं, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एलिमिनेट भी किया जा सकता है। और आज का देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हमने बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन का मैप थोड़ा सा लगाने का प्रयास किया क्वेश्चन के पास भी। अब देखिए विष्ट द्वाब है। अब बताइए विष्ट द्वाब कौन सा है? तो हमने कहा था कि जब ब्यास और सतलज का रीजन अगर आप जाएंगे तो उसको विष्ट द्वाब बोलते हैं। अगर आप सब लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो थोड़ा पीछे स्लाइड करके आप देख लीजिएगा। अगर हम बारी द्वाब की बात करेंगे तो रावी और ब्यास को हम बारी द्वाब बोलते हैं, ठीक,
और अगर हम रचना दोआब की बढ़ेंगे तो रावी और चिनाब से रचना दोआब बना है। और चाच दोआब की बात करेंगे तो चाच, चिनाब और झेलम नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो हमारा चाच दोआब होता है। देखिए इसमें कौन सा है, ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा देखिए किसमें है, इसका एक ही ऑप्शन है क्योंकि एक और किसी में है नहीं, तो सब एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एक भी आप सही से पकड़ लेते तो आपका आंसर निकल जाता। लेकिन हमने आपको 5 दोआब बताए, उस पांचों को याद रखिए। एक सिंधु वाला झेलम था, सिंधु वाला रीजन था, उसको भी, उस दोआब को भी हमने बताया, तो सभी दोआब को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो जब हम बता रहे थे गंगा रिवर, तभी मैंने आपको बताया था कि जब गंगा रिवर है तो यहाँ से इसकी एक वितरका निकलती है हुगली, और एक वितरका बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आगे बढ़ जाती है, ठीक, और इसका नाम है हुगली, हुगली रिवर से कट जाती है, ठीक है। अब देखिए, और यहीं पर देखिए एक ये, ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, यहीं पे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, यहीं से छोटा नागपुर का पठार, यहीं से दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक हो गई, हुगली की सहायक नदी हो गई। दामोदर नदी को जानिएगा कि यह भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। कैसे, भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। पूरब साइड में मात्र एक ही एक नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, पश्चिम साइड में दो नदियां हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती, लेकिन पूरब में एक दामोदर। और दामोदर को हम लोग जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल नदी, मरुस्थल नदी। और इसको क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक भी बोलते हैं, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आता था पहले, अब तो नहीं आता है, अब तो बांध बना दिए गए, डैम बना दिए गए, तो बाढ़ नहीं आता है। अब तो पानी ही इसमें बहुत कम हो गया है, तो बाढ़ आने की संभावना भी कम है। तो इसको पहले बाढ़ आता था तो जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक बुलाता है, इसी तरह बंगाल में जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक। और इसको जैविक मरुस्थल इसलिए बुलाता है क्योंकि ये, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो इन सभी की जल, जो गंदे जल है, इसमें इस मात्रा में इतनी ज्यादा गिरा दी गई है कि इसमें जो बीओडी की मात्रा होती है बहुत कम हो गई है। बीओडी आपको पता होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बहुत कम हो गई है, इसलिए इसको जो है जैविक मरुस्थल बोला जाता है, ठीक है। बहुत प्रदूषित नदी है, ठीक। तो ये चीज हमने देखा। तो दामोदर किसकी सहायक नदी हो गई, हुगली की सहायक नदी हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है दामोदर नदी निकलती है, तो अभी हमने आपको डिस्कस किया कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन या डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है। तभी हमने बताया था कि विभ्रंश घाटी में बहने वाली कौन सी नदी है, पूर्व साइड मात्र एक ही नदी है, कौन सी घाटी, दामोदर। पश्चिम में दो नदियां पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ये नर्मदा रीजन, नर्मदा रिवर, और एक तापी, और इसी को ताप्ती भी बोलते हैं, ताप्ती रिवर भी बोलते हैं, ठीक। ये दोनों पश्चिम साइड में गिरती हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है। इसी हमने बताया आपको, दामोदर, या जैविक मरुस्थल पूछे तो भी, बिहार का शोक, बंगाल का शोक पूछे तो भी, तो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है, दामोदर। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित का मतलब होता है, जरा समझिएगा, कि कोई रीजन, कोई नदी अगर मैदानी भाग से निकली और अपना जल किसी खाड़ी में, ये जैसे भारत का रीजन हो गया इस तरीके से, ठीक, अपना अपना जो जल है ये अरब सागर में या बंगाल खाड़ी में न गिरा करके वहीं पर अपना जल गिरा दे, तो एक ऐसी नदी जो पाई जाती है लूनी नदी, ये लूनी नदी है, ठीक है, जो अरावली रेंजेस से निकलती है। ये अरावली रेंजेस है, अरावली रेंजेस है, तो अरावली रेंजेस से निकलती है, और ये कच्छ की खाड़ी है, तो जो कच्छ का दलदल है, जो कच्छ का रन है, कच्छ का रन है, कच्छ के रन में ही अपना जल क्या करती है, उसी में जाकर के उसका रन, उसका जल विलुप्त हो जाता है, मतलब उसका मुहाना अरब सागर में नहीं पहुंच पाता है। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक छोटी नदी है लेकिन महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, और राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी है, तो लूनी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन, मतलब सबसे अधिक अपने जल को कौन परिवर्तित करता है। तो ये हम जब गंगा रिवर पढ़ा तभी पढ़ा थे कि कोसी नदी जो है सबसे ज्यादा अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जरा सा समझ लीजिएगा कि ये आपका नेपाल रीजन से निकलता है, नेपाल की पहाड़ियों से। अब निकलने के बाद क्या करता है, इसे मान लीजिए इस नदी ऐसे बह रही है, यहाँ पे अब क्या करता है कि अवशिष्ट गाद ये जमा हो गया, तो अगले बार जब फिर बाढ़ आएगी तो ये ऐसे बहने लगती है, फिर यहाँ जमा कर लेती है, फिर ऐसे मतलब इस तरीके से अपना बार बार अपना मार्ग क्या करती है, बदलती रहती है।
इसीलिए इसको बोला जाता है कि सबसे अधिक अपना मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बड़े आराम से क्वेश्चन लगाइएगा, घबरा के नहीं। एक बार लगा लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन भी नदियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को नदियां कंफ्यूज करती है किस राज्य से बह रही है, कहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, तो उसको हम कोशिश किए कि सभी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया जाए। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब डेल्टा और एस्टुरी की बात कह रहा है। ठीक है, डेल्टा और एस्टुरी हमने देखिए लगाया था, कहाँ गया, ये है। हाँ, तो डेल्टा और एस्टुरी समझ ली, तब उसका आंसर हम लोग देते हैं। देखिए डेल्टा क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था वहां पर डेल्टा कि जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सब बहुत बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो ये गंगा रिवर आ गई इधर से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर इसमें मिल जाती है। ठीक है, और इधर से आपका देखेंगे तो और नदियां इसमें मिल जाती है, छोटी छोटी नदियां ये, और उसके बाद पद्मा रिवर के नाम से ये आप आगे बह जाती है। ठीक, यहीं पे मेघना रिवर भी है, ये मेघना भी है, इस तरीके से आपका बहती है। तो जब ये अपना जल गिराती है, देखिए इस तरीके से इनका भी तरीका है, कई सारी भी तरीके। इधर से हुगली नदी भी आती है, हुगली नदी भी इधर से आती है, आपको पता ही है, हुगली नदी भी आती है। तो हुगली नदी इस तरह से आप देखेंगे तो इनका एक डेल्टा के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है। ये इंग्लिश में, अरे सॉरी मैथ्स में इसको डेल्टा बोला जाता है। तो उसी तरह का फॉर्मेशन बन जाता है, प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसी को हम लोग डेल्टा रीजन बोलते हैं। ये समझिएगा, देखिए ये नदियां हैं, देखिए ये नदी आई अपना जो अपने साथ जो है अवसाद लेकर के आई, वो जमा होते होते क्या करती है, यहीं पे छोड़ देती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, ये देखिए एक बार इधर छोड़ी, फिर यहाँ से बना के भीतर का छोड़ी, फिर इधर से यहाँ पे छोड़ दी, फिर इसी तरह। तो एक तरह से ये पूरा डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको डेल्टा जो है बोला जाता है। एस्टुरी क्या होती है, एस्टुरी देखिए सबसे बड़ी बात है कि एस्टुरी वही बनेगा जहां पर नदियां छोटी होंगी, मतलब कुछ ऊंचाई से निकलेंगी और काफी कम दूरी बह करके तुरंत अपना जल क्या करेंगे, समुद्र में गिरा देंगे। और डेल्टा वाली जो रिवर्स नदियां होती है वो हमेशा देखेंगे लंबी दूरी तय करती है, तभी तो मैदानी भागों में प्रवेश करेंगी, फिर अपने जितने भी सेडिमेंट्स है, अवसाद है, उनको वहां छोड़ेंगी और एक एक नया लैंड डेवलपमेंट कर देती हैं, जिससे यहाँ पर जहाजों के जाने में भी दिक्कत होने लगता है, क्योंकि रास्ते में एक तरह से बैरियर का काम करने लगता है। तो ये सब वेट करती है कि कब जो है ज्वार और भाटा आए, तो जब ज्वार आएगा तब ये अपने जहाजों को अंदर ले आती है, फिर भाटा आता है तो फिर अपने जहाज को पीछे करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ज्यादातर काम डेल्टा में होता है। और एस्चुरी में क्या होता है कि कोई भी नदी एक ऊंचाई से गिरी और तुरंत आकर के अपना जल क्या गिरा दे, अपना अरब सागर की खाड़ी में। देखिए पश्चिम साइड की जो नदियां होती है हमेशा एस्चुरी बनाती है, क्योंकि जो पश्चिम का जो भ्रंश वाला रीजन है, जो पश्चिम का जो रीजन है, ये जो पश्चिमी घाट वाला रीजन है, यहाँ पर छोटी छोटी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ से नदी निकलती और सीधे जो है अरब सागर में अपना नदी गिर जाती है। और इनके साथ जो सेडिमेंट्स होती है, एक तो बहुत नजदीक से गिरती हैं तो सेडिमेंट्स कम लाती हैं अपने साथ, और जो सेडिमेंट्स लाती भी हैं वो सीधे समुद्र में गिरने की वजह से क्या होती है, तुरंत वो बहा ले जाती है। और जब नदी दूर से लाएगी तब मैदानी इलाकों में छोड़ते छोड़ते वो डेल्टा का फॉर्म करेगी। तो ये देखिए यहाँ पर तुरंत जो अपना जो है जो सेडिमेंट्स था उसको डिपॉजिट कर दी। डिपोजिशन करने की वजह से ये सारा सेडिमेंट्स क्या करता है, इसको ज्वार और भाटा आते हैं, इसको क्या करते हैं, बहा ले आते हैं, अंदर की तरफ बहा ले आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर कभी भी डेल्टा का फॉर्म नहीं होता है। तो ये एस्चुरी कहलाता है। एस्चुरी में नदियां सीधे निकलेंगी और सीधे अपना जल कहाँ गिराएंगी, किसी भी खाड़ी में गिराएंगी, और वहां पर मैदान का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इस बात को आप समझिएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमेशा समझ लीजिए कि जितनी भी पूरब साइड में बहने वाली गिरने वाली नदियां हैं हमेशा डेल्टा का फॉर्म करेंगी, और जितनी भी नदियां पश्चिम साइड में अपना जल गिराएंगी हमेशा एस्चुरी का फॉर्म करेंगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनका जो पथ है, मार्ग है, हमेशा छोटा होता है। क्लियर। तो अब देखिए पश्चिम साइड में बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो इसका आंसर देखिए, इसका ऑप्शन बना लीजिएगा, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। फिर से वही क्वेश्चन है, जरा सा पीछे हम लोग थे ना पहले, यहाँ, हाँ यहाँ जी अपने पुराने क्वेश्चन पे कह रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। देखिए अब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि पूरब जो पूर्वी घाट की नदियां हैं हमेशा डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिमी घाट की नदियां क्या करेंगी, एस्चुरी बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी। क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। इसका कारण देख लेते हैं। कह रहा है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इसका मतलब है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, व्याख्या भी सही है, कथन और कार्य तो सही है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझे, क्योंकि अब जब हम आपको पढ़ा रहे थे पहाड़ी वाला रीजन, जब आपका प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण है ये ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। इसका मतलब है कि हॉट रॉक्स हैं, ऊपर वाले क्या है, सेडिमेंटल रॉक्स हैं, वो जो है अवसादी चट्टानों से मिलकर परतदार चट्टानों से बनी हुई हैं। लेकिन दक्षिण भारत की कठोर चट्टानें हैं, उनको काटना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए वो मलबे भी कम ले आते हैं
और जो थोड़े बहुत मलबा गया भी तो वो डिपोजिशन कर देते हैं कहाँ पर, वाटर में, मतलब सी में। तो इसलिए इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया क्योंकि सब कुछ हमने बताया। आइए कार्ड देखते हैं। कह रहा नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश घाटी का मतलब हमने बताया था कि विभ्रंश घाटी क्या होता है कि जैसे एक पर्वत श्रेणी इधर है, एक पर्वत श्रेणी इधर है, इसके बीच में जो भ्रंशन पड़ गया है, दरार पड़ गया है, तो इससे बहने वाली नदी कौन सी, एक नर्मदा, और उसके दक्षिण में एक नदी कौन सी, तापी। तापी इसी को ताप्ती नदी भी बोलते हैं। ठीक, इधर नर्मदा रिवन हो गई। और एक पूरब साइड में कौन सी नदी जरा बताइएगा, जो आपका निकलती है छोटा नागपुर पठार से, इसका नाम है दामोदर। तो ये तीन नदियां ही भारत में ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, और इन तीनों को रट लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट भी मैं बता ही दिया। ठीक है, तो अब पूरी पूरब साइड में पूछे तो दामोदर, पश्चिम साइड में पूछे तो नर्मदा और तापी। तो इसका आंसर सही है, मतलब कि कारण भी सही हो गया। तो कथन और कारण क्या हो गया, दोनों सही हो गया। लेकिन एक्सप्लेनेशन का मामला यहाँ बन नहीं रहा है, तो एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। तो इसका आंसर हम लगा देंगे बी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। तो अभी हमने बताया कि नर्मदा जो है एक उधर से पहाड़ी है, कौन सी, इधर आपकी पहाड़ी है, कौन सा, विंध्याचल रेंजेस है, और इधर कौन सा है, सतपुड़ा रेंजेस है, और नर्मदा रीजन ऐसे बहती है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। क्लियर। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो अब आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि नर्मदा और तापी पश्चिम की नदियां हैं, और पश्चिम की जितनी भी नदियां होती हैं क्या करती हैं, हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है ये भी हमने बताया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो बिल्कुल ये मतलब इसका कारण सही है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ए तो गलत है, लेकिन आर इसका रीजन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन हल भी कर रहे होंगे हमारे साथ साथ, और आंसर भी दे रहे होंगे, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको ये समझाया ही अच्छे से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो आप बताएंगे सर की नर्मदा नदी, और एक अगर यहाँ पे आ जाए ताप्ती नदी। तो ये दो नदियां क्या होती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। और एक दामोदर नदी है, भ्रंश घाटी में वो भी बहती है, लेकिन वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। क्लियर। तो आइए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए इसे किसने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। अब देखिए स्वर्ण रेखा क्या है, ये पूरब पूरब में गिरने वाली नदी है, कहाँ अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गंगा को आप जा ही रहे हैं, ताप्ती को आप जा ही रहे हैं, ठीक है, ये क्या करती है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। यहाँ पे देखिए डी, तापी या ताप्ती, ये दोनों नदियां नहीं करेंगी, तो इसका दोनों आंसर सही होगा, इसका बी एंड डी। कभी कभी आयोग गलत क्वेश्चन, कभी कभी दो दो ऑप्शन भी दे देता है, बाद में उसको रिवाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और डी भी आप देखिएगा आंसर, क्योंकि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि नर्मदा और तापी, ताप्ती या तापी दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। बी और डी इसका आंसर सही होगा। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक, अभी हमने बताया था कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक से। देखिए अमरकंटक का ये पहाड़ी है, कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले रीजन पड़ता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तीन नदियां निकलती हैं। एक देखिए इधर निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे अमरकंटक के रीजन से ही, तो इधर आपका देखिए एक दामोदर रीजन निकल जाती है। फिर अगर आप देखेंगे इधर से तो एक सोन रिवर निकलती है, जो आपका इधर उत्तर साइड में बहती है। तो तीन नदियों का उद्गम स्थल भी आपका अमरकंटक होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान रखिए। जबकि ताप्ती रीजन, ताप्ती एमपी में से निकलती है, ये आपका नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है। तो बार बार बता रहे हैं कि किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। चलिए 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, हमने आपको जब दक्षिण भारत की नदियां बताया तो उसमें सब कुछ बताया कि देखिए नर्मदा नदी हो गया और ये ताप्ती हो गया, ये दोनों नदियां कहाँ गिराती हैं, पश्चिम में। जबकि राप्ती है, एक घाघरा नदी आती है, उस घाघरा की सहायक नदी है, तो उसको आप क्या करेंगे, काट देंगे। तो मतलब 3 नंबर अगर गलत हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ये राप्ती कट जाएगा, बकिया 1 और 2 हो जाएगा। कभी भी पूरब की ओर गिरने वाली नदियां, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां अगर पूछता है तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कुछ नदियां जो उत्तर में जाकर के अपना अपना जल गंगा नदी में प्रवाहित करती हैं, वो भी हमने आपको गंगा रिवर पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी, और एक नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। ये दो नदियां हो गई, ठीक है। जबकि महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई और महानदी हो गई, ये सारी नदियां कहाँ अपना जल गिराती हैं, सब नदियां अपना जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कावेरी नदी का उद्गम क्या है। तो कावेरी नदी का उद्गम अभी हमने जब आपको अच्छे से पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कर्नाटक में एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, वहां से अपना जल गिराता है, अपना जल लेता है। और लेते हुए कितने राज्यों से, 3 राज्यों से, कौन कौन, सॉरी 4 राज्यों से, कौन कौन, एक कर्नाटक, इसको याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कर्नाटका हो गया, कर्नाटक हो गया, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु हो गया, तीसरा देखेंगे तो केरला हो गया, केरला हो गया, और चौथा देखेंगे तो पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी हो गया। तो इस 4 राज्यों से अपना होकर के जल गिराती है। 27 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, देखिए आप क्वेश्चन पूछ भी लिया यहाँ पे, तो आप इसमें बताएंगे कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसमें देखिए एक नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देता तो आप यहाँ पर पौंडीचेरी भी ऐड कर लेते। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नहीं दिया है तो 3 आप मार के आगे बढ़ जाइए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया भी है, तो दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया कि दक्षिण की गंगा अगर पूछे तो कावेरी नदी, या दक्षिण की पवित्र गंगा पूछे तब भी कावेरी नदी, लेकिन अगर बूढ़ी लगा दे, क्या लगा दे, बूढ़ी गंगा लगा दे, बूढ़ी गंगा लगा दे तो उसका आंसर क्या होता है, गोदावरी को बोलते हैं बूढ़ी गंगा। क्लियर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो भी गोदावरी नदी, ये भी हमने आपको शुरू में बता दिया सब। 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी और डेल्टा, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कौन नदी एस्चुरी बनाती है, कौन डेल्टा। तो अब आप यहाँ बताएंगे कि सर ताप्ती नदी और एक नदी और है नर्मदा, ये 2 नदियां क्या करती है, हमेशा एस्चुरी बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और आज का 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। तो अगर हम इस चीज को देखें कौन सा एक सही नहीं है, तो अब आप जरा सारे स्टेटमेंट को पढ़िए फिर बताइए। कह रहा है महानदी का उद्भव, महानदी जो हमने बताया कि छत्तीसगढ़ के पठार से, तो छत्तीसगढ़ के पठार से होती है, कहेंगे हाँ सर। फिर उसके बाद कहेंगे गोदावरी का उद्गम, गोदावरी का हमने बताया था कि महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है क्या, त्र्यंबकेश्वर, तो वहां से उद्गम होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कावेरी नदी का उद्गम हमने आंध्र प्रदेश नहीं बताया था, कर्नाटका बताया था। क्या बताया था, कर्नाटका बताया था, वो भी कहां पर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बताया था। तो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, तो ये गलत दिया हुआ, और ये गलत वाला पूछ रहा है। बकिया ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, ये हमने बताया ही, ठीक। ये तो सॉरी, ये वाला आंसर नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 31 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। अभी हमने बहुत अच्छे से बताया कि एक यहाँ पर अमरकंटक की जो है चोटी है, अमरकंटक अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ का रीजन और मध्य प्रदेश के रीजन में फैला हुआ है। तो इसी रीजन से 3 नदियां निकलती हैं, हमने बताया पूरब की तरफ एक नदी नर्मदा, नर्मदा नदी, और उत्तर की तरफ एक नदी सोन नदी, सोन नदी, और एक पूरब की नदी तरफ निकलती है कौन सी, महानदी। तो ये हमने देखा अच्छे से, तो कौन सा इसमें हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने 31 क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से, और विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, सारे दक्षिण भारत की नदियों को बताया। अब इसमें देखिए कुछ चीजें क्या छूट रही हैं, दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख जो नदियां हैं उनकी कुछ सहायक नदियों को हमने इसमें नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर उसको भी इसमें ले लेते तो बहुत खाच-पाच हो जाता। अब उसको क्या करेंगे कि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें दक्षिण भारत की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं, मुख्य नदियों की सहायक नदियां, और कुछ नदियों जो कुछ प्रमुख शहर हैं, तो कुछ जो प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे वो स्थित है, इन चीजों को हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपका पूरा गंगा रिवर तंत्र, सिंधु रिवर तंत्र, ठीक है, और आप ब्रह्मपुत्रा रिवर तंत्र, फिर आप देखेंगे कि पश्चिम साइड में नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, अगर हम पूरब साइड में चलेंगे तो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। इन सारी नदियों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जल गिराती है, कौन नदी डेल्टा बनाती है, कौन एस्चुरी बनाती है, तो बहुत अच्छे से हमने देखा और विथ मैप देखा, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।